Manish, are you listening me? Manish. मनीष, आवाज पहुंच रही है? मनीष सुथार। उमेश, उमेश रेगर। हर्षवर्धन, यशवर्धन, यशवर्धन, आवाज पहुंच रही है? हार्दिक, हार्दिक मीना।
हार्दिक, हार्दिक, यस यशवर्धन, सर। हार्दिक आवाज पूछ रही है? जी सर। सो रहे हो क्या अभी लोग तुम लोग? क्लियर है आवाज? हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है? बहुत कम लोग यस क्लास सर। में आ रहे हैं यार, क्या दिक्कत है? पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्या तुम लोगों का? एक दो क्लास ही तो होती है डेली, उसमें भी लोग नहीं आते हैं। चलो ठीक है, 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, एक दो लोग और आ जाएंगे। प्रमोद कुमावत, प्रमोद, हर्ष शर्मा, हर्ष, यस सर। बहुत दिन बाद हाँ क्लास सर। में दिखे। सर पिछली क्लास में आया था मैं सर। अच्छा, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? टॉपिक थोड़ा टफ है, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। Good morning, all of you. Today I will discuss machine element hand lever. It is especially used in everywhere in mechanical engineering mechanical engineering. Therefore, we have discussed here hand lever. Hand lever already used in automobiles. You know that steering, in near of steering, one of the gear changer. Gear changer is the handle. This handle is called lever. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का हैंडल बना हुआ है। यहाँ पे गियर जब भी चेंज करते हैं तो आप इस हैंडल को आगे पीछे घुमाते हैं। आपने ट्रक में भी देखा होगा और उसमें भी देखा होगा, फोर व्हीलर में, कार में देखा होगा आपने। इस तरह का लीवर लगा होता है। इसको क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर लगाते हैं आप, तो इसको घुमाते हैं, इससे फोर्स लगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हैंडल पे क्या करते हैं, इस हैंडल को होल्ड कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको घुमाते रहते हैं, तो आपकी गियर चेंज होती रहती है। अब ये कह रहा है इसमें कि इस हैंड लीवर की डिजाइनिंग करिए। आपको डिजाइन करना है कि इस हैंड लीवर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितना स्ट्रेसेस डेवलप होने चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के हैंड लीवर है। हैंड लीवर है हो गया ये, उसके बाद फ्लैट फुट टाइप का हैंड लीवर हो गया, ठीक है। पैर से दबाकर गियर चेंज करना, या पैर से दबाकर कोई वाल्व खोलना, पैर से दबाकर किसी चीज को शिफ्ट करना। हैंड लीवर जैसे नल है, नल का हैंडल है, वो भी लीवर की तरह काम करता है। उसको नीचे ऊपर आप करते हो तभी पानी निकलता है। तो वैसे ये हैंड लीवर है। हैंड लीवर के थ्रू क्या करते हैं, हम गियर को चेंज करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इस पे स्ट्रेसेस कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं, और साथ साथ में हम चेक करेंगे कि इसके साथ देखो ये रॉड है, ठीक है ना, ये पूरी रॉड है। अब क्या होता है, जो फोर व्हीलर होते हैं तो ये जो लीवर है वो किसी किसी शाफ्ट से जुड़ा होगा, कोई शाफ्ट होगा उससे जुड़ा होगा। तो ये जुड़ा होगा इस तरह से, इस शाफ्ट के साथ जुड़ा, ये शाफ्ट इसमें क्या होगा, इंसर्ट होगा। अब आप जैसे यहाँ पे हैंडल पकड़ कर घुमाओगे, आप ऐसे ही इसको घुमाने की कोशिश करोगे, ऐसे ऐसे घूमेगा ये, इसको भी घुमाने की कोशिश करेगा, इस शाफ्ट को भी घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है शाफ्ट स्लाइड भी कर सकता है। आप खींचते हो, नीचे ऊपर करते हो उसे, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हो, जिधर भी डायरेक्शन देते हो, तो ये क्या होगा, शिफ्ट भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है।
तो जो लीवर होता है, लीवर के थ्रू क्या करते हैं, गियर भी चेंज करते हैं, शाफ्ट को स्लाइड भी कर सकते हो आप, और साथ साथ में कोई वाल्व खोलना है उसे भी खोल सकते हो। कोई मैकेनिज्म, देखो लीवर क्या है, एक मैकेनिज्म की तरह है ये। जैसे एक लिंक पे इनपुट दिया तो तीसरे वाले लिंक पे क्या होता है, आउटपुट मिलता है। वैसे ये लीवर है, इस पे इनपुट देते हैं तो हमें आगे की तरफ जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का वर्क चाहते हैं उस तरह का वर्क मिलता है। अब देखो यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग है, ये देखो डिजाइनिंग पूरी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो लिखी हुई है इसमें ये फॉलो करने पड़ेंगे, ये डिजाइन डेटा बुक में मिलेंगे। अब देखो क्या है, ये हमारा हैंडल है, इस हैंडल को आपने होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया और फोर्स लगाया, फोर्स तो ऐसे ही लगा देंगे आप नीचे ऊपर, तो ये हमारा बीच में शाफ्ट है, ठीक है। इस शाफ्ट पे क्या हुआ है, ये बियरिंग लगा हुआ है, बियरिंग के साथ बॉस माउंटेड है, ये बॉस है, माउंटेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और देखो की से क्या अटैच किया गया है, क्या अटैच किया गया है, बॉस को माउंट किया गया, ठीक है, बॉस को लगाया गया की के सपोर्ट के साथ। तो ये देखो कोई ना कोई इसके ऊपर इस तरह का अरेंजमेंट है ताकि वो फिट बैठे, इसके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होगा, इस तरह से फिट। ये शाफ्ट की डाया है, ये की लगा हुआ है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको थिकनेस लेनी है तो 32 की लेनी है, अगर डाया है तो 32 की डाया लेनी है। यहाँ पर क्या है, आपको जैसे बेलन होता है, आपने बेलन देखा होगा 25 mm, ये लिया हुआ है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये b/2 है यहाँ पे जस्ट इसके पास। मिडिल में इनके बीच में फ्लैट, ये फ्लैट प्लेट टाइप का है, एज टाइप का है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे इसने बी विफ्ट ले रखा है, ये बॉस है। ऊपर की सबसे बड़ी डाया जो है D2 है, वो डायमीटर, शाफ्ट के डायमीटर के रिस्पेक्ट में 1.6 टाइम्स D होगी। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो दी हुई है, ये दी है, ये जो डाया है आपके पास ये D है, और उसके बाद ऊपर ये क्या हुआ है, माउंटेड है, ठीक है ना। तो माउंटेड है तो इसकी थिकनेस को T लिया हुआ है, तो T/2 इधर से, हाफ इधर से, हाफ ये पूरी डाया मिलेगी आपको D/2 प्लस T2/2 अगर ये थिकनेस T2 हो। तो इस तरह से ये पूरी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ये पूरी लेंथ है, सेंटर से जो लेंथ है L है, इस सेंटर से लेंथ जो L है, इस जगह पे फोर्स लगाया हुआ है इसने। तो इसने क्या किया है कि जब फोर्स लगाया है तो टॉर्क डेवलप हुआ है, यहाँ पे टॉर्क, इस तरह से टॉर्क डेवलप हो गया है, ये लेंथ आप मिली है आपको। अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए हैंड लीवर विथ ए सुटेबल डायमेंशन प्रोपोर्शन इज शोन इन फिगर। ये फिगर जो दिया हुआ है डिजाइन डेटा बुक में मिलेगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू है सारी, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें दी हुई है, मैं बता रहा हूँ आगे ये सब सारी चीजें कैसे एप्लीकेशन में यूज होंगी। P लिखा हुआ फोर्स अप्लाइड एट द हैंडल, तो ये फोर्स इन्होंने अप्लाई कर दिया है। L इफेक्टिव लेंथ है, L इफेक्टिव लेंथ कहाँ से, सेंटर ऑफ शाफ्ट से लेकर के जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं। सिग्मा T टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है ना, परमिसिबल है, इसका मतलब एलोवेबल है। टाउ परमिसिबल शियर स्ट्रेस, सीधी सी बात है, अगर इसको हैंडल को हम नीचे ऊपर करेंगे तो ये रोटेट होगा तो शियर तो आएगा ही, ठीक है ना। बेंडिंग कैसे आएगा वो देखते हैं, बेंडिंग तो होगा ही, हर चीज में बेंडिंग होता है, कोई जरूरी नहीं जहाँ पे शियर होता है वहां पे बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है ना। अगर शाफ्ट की डाया D है, शाफ्ट की डाया D है दी हुई है, तो आप कैसे निकालोगे टॉर्क कितना डेवलप हुआ है इसके अंदर, तो ये आपको ऑलरेडी फार्मूला पता है, T टॉर्क इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई L होता है, ठीक है ना। और टॉर्क का शाफ्ट के टर्म में फार्मूला जो होता है, अगर यहाँ पे डाया D1 ले लिया, ये D ले लिया आपने, अंदर का D है, बट अगर इसके ऊपर ये माउंटेड है बॉस के जस्ट पहले, ठीक है ना, होल्डिंग के लिए, अच्छी ग्रिपिंग के लिए, तो क्या है कि अगर ये D2 प्लस T2/2 इज इक्वल टू, अगर D1 ले लिया हमने तो ये हो जाएगा आपका D1 निकाल सकते हैं आप, कितना होगा D1 आ जाएगा, तो D पता रहेगा, D भी नहीं पता है तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, π/16 टाउ D3, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से D निकल जाएगा आपका, और T पता है आपको ऑलरेडी P मल्टीप्लाई L, तो D आ जाएगा, शाफ्ट का डाया आ जाएगा फटाफट, ठीक है ना। तो कोई भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं,
बट ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, शाफ्ट की डाया निकालनी है। ये डाया, शाफ्ट की डाया सपोज कर लिया डी है, और इसके बाद फार्मूला पाई डिवाइडेड अपन 16 टाउ डी क्यू, टावर का फार्मूला होता है। अगर हमारा शाफ्ट क्या है, प्योर टॉर्सन में है, प्योर टॉर्सन मतलब केवल ट्विस्टिंग हो रही है, तभी निकाल करके लगानी है, तो डाया आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा साइड व्यू है, ठीक है ना। हाँ, साइड व्यू नहीं, इसे कहेंगे, आप देख सकते हो उसको तो फ्रंट से देखते, टॉप से देखेंगे। देखो इसमें कोई एलिवेशन है, जैसे ये पोर्शन जो हमारे पास आएगा, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपका टॉप व्यू, ये प्लान है, ये प्लान है, ये दिखाया है जो हैंड लीवर उसका प्लान है, मतलब कि टॉप व्यू है, और ये साइड व्यू है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आप देखो मशीन एलिमेंट में, जब भी कोई मशीन एलिमेंट देखते हैं तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू देखोगे तभी सारी चीजें पता चलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है यहाँ पे फोर्स लगाया इन्होंने, ये लेंथ पूरी सेंटर से एल मिली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ, ये वाला पोर्शन जो है अंदर की तरफ दिखा रहा है, ये अंदर की तरफ कुछ इस तरह से है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इन्होंने लेंथ L2 दिखाई, L2 तक इसकी विड्थ है, ठीक है ना। ये देखो ये थिकनेस हमारी जो मिलेगी वो T2 मिलेगी, ठीक है ना, ये T2 है, दे रखा है। अब यहाँ पर देखो आप, लीवर हमारा यहाँ पर है, और देखो बियरिंग यहाँ पे लगी, शाफ्ट के साथ बियरिंग यहाँ पर लगी हुई है। अब घुमाओगे तो ये शाफ्ट घूमेगा, मैंने बताया तो शाफ्ट घूमेगा। घूमने का मतलब ये है कि शाफ्ट घूमता भी है और स्लाइड भी करता है, लीवर के थ्रू शाफ्ट को घुमा भी सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो। तो ये दिया हुआ देखो बियरिंग, बियरिंग से इतनी डिस्टेंस पे हम ले रहे हैं, ये बियरिंग लीवर जो हमारी लगी है, बियरिंग जो दिया हुआ है, बियरिंग इससे इतनी डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे है। इसको यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स यहाँ पर लगा रहे हो, इसका मतलब है टॉप से लगा रहे हो आप, इस पे टॉप से लगा रहे हो तो नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा। अब देखो ये डायमेंशंस दिए हुए हैं, इसकी थिकनेस देखो, यहाँ पे इसकी थिकनेस इस तरह से टी दी हुई है, ठीक है। अब टी मिल रही है, डिस्टेंस का थिकनेस टी मिल रही है। अब ये थिकनेस जो ये नहीं मिल रही थी, ये T2 मिल गई है। T2 मल्टीप्लाई L2 करोगे तो एक जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर स्ट्रेस डेवलप हो रही है सिग्मा टी, ये शो कर रहा है, सिग्मा टी मल्टीप्लाई एरिया का मल्टीप्लाई कर देते, फोर्स आ गया है। थोड़ा डिफिकल्ट है। D2 क्या है, आउटर डाया है, तो 1.6 टाइम D है, तो मेन तो D है, D फाइंड आउट करने के बाद सारी चीजें निकल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे एक की है, ये वाला पूरा की लगा हुआ है, एक तरह से कहा जाए की है, की लेंथ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जब हैंडल लगाओगे, हैंडल पूरा लीवर का, तो ये सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट लगाए हो, ये ऐसे नहीं शाफ्ट पे आ जाएगा, शाफ्ट और सर्कुलर पार्ट को इसके साथ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक तो शाफ्ट आएगा, दूसरा ये वाला सर्कुलर पार्ट आएगा, उनके बीच में की होगा, एक ऊपर बॉस भी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए 3 दिखाया हुआ है, शाफ्ट हो गया, उसके बाद ये हमारा हैंड लीवर वाला पोर्शन हो गया, इसके बाद बॉस लगा दिया ऊपर, उसके ऊपर से पूरी फ्लैट फ्लैट टाइप की जो सीट है चली गई है, मतलब रॉड टाइप की बना दिया है, वेजेस सेक्शन है, वेजेस सेक्शन लगा दिया है इस तरह से। इसके अरेंजमेंट के बारे में ऐसे देख लो, डायग्राम बनाने को आएगा, डायग्राम आपको बनाना है देख करके। अब देखो यहाँ पे जो D2 होगा आपका 1.6 टाइम D होगा, ये D2 जो होगा, D2 अब इधर नहीं दिखेगा, देखो इसमें D2 नहीं दिख रहा है, इसमें D2 दिख रहा है। L2 नहीं दिख रहा है, इसमें L2 नहीं दिख रहा है, इसमें L2 दिख रहा है, देखो यहाँ पे L नहीं दिख रहा है, इसमें L दिख रहा है, इसमें L नहीं दिख रहा है, ये अंदर की तरफ है जो दिख नहीं रहा है हमें, टॉप से देखेंगे तब दिखेगा, इसलिए प्लान है ये फ्रंट व्यू है या साइड व्यू है। अब देखो द लेंथ ऑफ द बॉस L2, सबसे टॉप लास्ट में बॉस होगा, ये बॉस है पूरा, कुछ नहीं ऐसे ही लगा होता है, सपोर्टिंग टाइप का होता है, सर्कुलर टाइप का, ऊपर रबर का भी हो सकता है।
रबर का वाशर देखा, वो रबर का वाशर है, उसी को लगा दिया ऊपर। L2 में भी टेकन D फ्रॉम, मतलब L2 की वैल्यू जो होगी 1.25 टाइम्स D होगी, ठीक है। टॉर्क, ट्विस्टिंग टॉर्क हो गया। ये देखो L, जब आप फोर्स लगाओगे इस हैंडल पे तो ये तो घूमेगा, ये तो घूम जाएगा, बट ये डिस्टेंस पे लगा रहे हो तो इस मतलब सेंटर से यहां तक ये क्या होगा, बेंडिंग डेवलप होगा। मतलब जो हमारे पर फोर्स मल्टीप्लाई L करेंगे तो बेंडिंग आएगा, क्योंकि L डिस्टेंस पे लग रहा है। क्योंकि ये देखो यहां से जो बेरिंग वाला, ये बेरिंग वाला जो सेंटर है, इस सेंटर से इस डिस्टेंस पे हमारा लीवर लगा हुआ है और फोर्स हमारे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का अबाउट तो रोटेट करेगा, बट इस पॉइंट का अबाउट क्या होगा, इस लाइन का अबाउट क्या होगा, इसमें बेंडिंग आएगा यहाँ पे। तो बेंडिंग के लिए फार्मूला होता है जैसे मोमेंट, बेंडिंग में मोमेंट, ठीक है ना। मोमेंट जब आएगा तो P मल्टीप्लाई L हो जाएगा। ट्विस्टिंग यहाँ पे हमने लगाया फोर्स, तो ये देखो ये लेंथ हमारी पूरी L मिल रही थी, कैपिटल L, तो जो ट्विस्टिंग होगा वो P मल्टीप्लाई कैपिटल L। ये जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, कितनी होगी, L की वैल्यू दिया होगा डायमेंशन में, जो L होगा हमारा 2 टाइम्स शायद L2 होता है, देखते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नहीं, डिजाइन डेटा बुक में दिया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे the diameter of shaft at the center of the bearing D is obtained by considering the shaft combined bending and twisting। अब देखो मैंने बताया कि जो बियरिंग था हमारा L डिस्टेंस पे था फोर्स से, तो बेंडिंग भी हो रहा है और साथ साथ में लीवर को हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ट्विस्टिंग भी हो रहा है। तो जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला भी लिखा था M इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई स्मॉल एल, जो L डिस्टेंस था स्मॉल एल। टॉर्क हो गया आपका P मल्टीप्लाई L। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो गया, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ऑलरेडी। ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, ये बन गया फार्मूला। अब इन्होंने क्या किया है, जो D1 लिया है, देखो ये D1 लिया है, तो मान लिया इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हमारा जो हो रहा है, अगर प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट का जो फार्मूला होता है उसके थ्रू लिखते हैं तो पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ D1 क्यूब, और ये फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी पुट कर देंगे तो D1 आ जाएगा, ठीक है, D1 आ जाएगा। अब D1 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे L डिस्टेंस है यहाँ पे, इसलिए बेंडिंग वाले फार्मूला में हम यहाँ से बेंडिंग होगा, घूमने की कोशिश करेगा। आप किस चीज को नीचे दबाओगे तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, रोटेट तो होगा ही, साथ में नीचे भी जाने की कोशिश करेगा। अब देखो यहाँ पे और भी डायमेंशंस निकालने हैं इसके। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर नियर द बॉस, मतलब क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बतानी कैपिटल बी की। बॉस क्या है, ये वाला सर्कुलर पार्ट जो है बॉस है। मे बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द लीवर इन बेंडिंग, लीवर बेंडिंग में हो रहा है। बेंडिंग देखो, अब बॉस, अब इसको बी को निकालने के लिए हम बेंडिंग वाले फार्मूला का हेल्प लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। इस बी को निकालने के लिए बेंडिंग वाले फार्मूला का हेल्प लेंगे। देखें कैसे लेते हैं हेल्प। It is assumed that the lever extends to the center of shaft, which results in a stronger section of the lever। कह रहा है जो लीवर है हमारा ये और इसके बीच में जो ये सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि लीवर में अगर हैंडल सीधा ऐसे बनाए, ठीक है ना, सीधा हैंडल बनाते हैं तो सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, तो सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो ये अगर फेल होता है तो ये फेल होता है तो टूट हो जाएगा। ये फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यही क्या होगा, बेंडिंग ज्यादा होगा, इस पोर्शन पे ही होगा,
टूटने को तो यहाँ से भी टूट सकता है, बट इनका ये कहना है कि शाफ्ट विच रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द लीवर। तो यहाँ से एक्सटेंड किया तो स्ट्रॉन्गर सेक्शन इधर मिल रहा है, तो इस पे एनालिसिस करनी है हमें। तो उधर जहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा आएगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो पहले उसी वैल्यू को निकाल लेते हैं। वो ज्यादा वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। देखो थिकनेस लिया हुआ, लेट टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ लीवर नियर द बॉस। मतलब ये यहाँ पे थिकनेस जो अंदर की तरफ टी है कोई, ये देखो टी दिया हुआ है, ये थिकनेस इसका दिया हुआ है, नीचे अंदर की तरफ विड्थ जो है वी है। बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला आपको पता है, एम इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एल, एम इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन। अब जेड कैसे निकालेंगे, अब जेड को मैं बताता हूं तुम्हें निकालने के लिए। देखो जेड निकालने के लिए जरूरी ये है, जो जेड क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जेड इज इक्वल टू पोलर मोमेंट है, सेक्शन मॉडुलस जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो सेंटर है, ये सेंटर, इसके अबाउट अगर हम ये प्लेट अंदर, ये थिकनेस इस तरह से है, टी ए है। अब ऐसे निकालना है तो ये कौन सा साइड कट कर रहा है, बी वाले साइड को कट कर रहा है, तो बी हमारा क्यूब में चला जाएगा, ठीक है। और टी आगे आ जाएगा डिवाइडेड अपॉन 12, ये हो जाएगा, ये जेड नहीं होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या करते हैं, जब जेड निकालते हैं आई डिवाइडेड अपॉन वाई होता है, सॉरी आई निकालते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा, मैंने बताया बी क्यूब। ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें लिखना नहीं बन रहा है, और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, बी टी बी क्यूब डिवाइडेड अपॉन 12, और जो जेड की वैल्यू होती है सेक्शन मॉडुलस की, आई बाई वाई होती है। तो ये हो गया हमारा, आई की वैल्यू हो गई हमारा टी बी क्यू डिवाइडेड अपॉन 12, वाई की वैल्यू क्या होती है, प्लेट है इसकी, प्लेट की जो विड्थ दे रखा बी, इसकी बी बाई 2 हो जाएगी, बी बाई 2। तो इससे 2 से 16 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, और एक बी से इधर की एक बी कट जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखा हुआ देखो, टी बी स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 6, सेक्शन मॉडुलस हो गया, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस निकालने का फार्मूला है वो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन मॉडुलस है, ठीक है मेरा। अब देखो बेंडिंग जो होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा, अब देखो जेड इसका निकाल लिया, बेंडिंग ये है, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा आपको ऑलरेडी पता है। देखो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, थोड़ा सा ये है कि क्रॉस सेक्शन वगैरह देखने में हो सकता है दिक्कत हो जाए। एम अपॉन जेड, तो एम की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है पी मल्टीप्लाई एल, जेड की वैल्यू दिया हुआ 1/6 टी बी स्क्वायर, तो फार्मूला बन गया। बेंडिंग स्ट्रेस दिया रहेगा आपको, विड्थ निकालना होगा, अगर टी दिया होगा, एल दिया होगा, पी दिया होगा, तो विड्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई है, फार्मूला लगाकर वैल्यू निकालोगे और वैसे लिख दोगे, द विड्थ ऑफ द लीवर नियर द बॉस में बी टेकन फ्रॉम 4 to 5 times द थिकनेस ऑफ लीवर। मतलब ये जो थिकनेस अंदर की तरफ जो टी थिकनेस थी उसकी 4 गुना या 5 गुना लेंगे, ठीक है ना। द विड्थ ऑफ द लीवर इज टेपर्ड बट द थिकनेस इज केप्ट कांस्टेंट। देखो ये थिकनेस कांस्टेंट है बट ये टेपर्ड है, फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, इस तरह से इसकी इमेज होगी। विड्थ ऑफ द लीवर नियर द हैंडल b/2 होगी, हैंडल के पास जहाँ पे होल्ड करते हो यहाँ पे b/2 होगी। ये सारी चीजें धीरे धीरे मेंशन करोगे आप, जब भी इसकी डिजाइन करोगे तो मेंशन करोगे। डिजाइन डेटा बुक का हेल्प ज्यादा लेना है इसमें। अब देखो, अब हैंड लीवर हो गया, हैंड लीवर के बाद आते हैं फुट लीवर। जो फुट लीवर है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हैंड लीवर पे ही डिपेंडेंट है। देखो डायग्राम वगैरह सारी चीजें भी वही है ये। अब यहाँ पे हैंडल जो था, देखो यहाँ पे
यहाँ पे फ्लैट फुट हो गया है। अब पैर से हमें क्या करना है, गियर को चेंज करना है। देखो पैर से चेंज करना है, पैर लगाकर, पहले हाथ से करते थे पैर, तो पैर के लिए इस तरह का बनाया हुआ फ्लैट प्लेट टाइप का। और ये क्रॉस सेक्शन जो है, इधर का क्रॉस सेक्शन बिल्कुल वैसे ही, ये टी है, टॉप व्यू से देखेंगे टी आएगा, साइड से देखेंगे विड्थ आएगा, इस तरह से। और सारे डायमेंशंस वैसे ही दिए हुए हैं सारे के बिल्कुल। फुट लीवर जो सिमिलर कैसे है, हैंड लीवर के सिमिलर है। लिखा हुआ है फुट लीवर एज सोन इन फिगर इज सिमिलर टू द हैंड लीवर, बट इन दिस केस अ फुट प्लेट इज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ हैंडल। हैंडल की जगह हमने फुट प्लेट प्रोवाइड कर दिया, फुट प्लेट प्रोवाइड कर दिया तो फुट प्लेट हो गया। द फुट लीवर मे बी डिजाइंड इन a similar way as discussed for hand lever। हैंड लीवर की जो डिजाइनिंग प्रोसेस है वही फुट लीवर के लिए भी है। देखो ये फुट लीवर सेम डायग्राम है, अलग अलग तरह के डायग्राम आपको मिल जाएंगे। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। हार्दिक मीना, हार्दिक, हार्दिक, हर्ष, यस हर्ष शर्मा। यस सर। हाँ सर। हाँ कुछ हाँ समझ सर। में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। वो एक में तो अपन को टॉर्जन इक्वेशन से करना है, एक में बेंडिंग से करना है, फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट से सारे सर को हाँ कुछ रिलेशन है चाहिए थे नहीं, सबसे। डिजाइन डेटा बुक में फार्मूला भी लिखा रहता है, ठीक है। केवल आपको पेजेस भरने यस देख सर। देख करके और उसे डेटा बनाने हैं, तो जो स्टेप्स फॉलो तो करना सर है। पेपर में तो सर क्वेश्चन आएगा वहां तो अपन को ये रिलेशन याद ही रखने पड़ेंगे ना, वहां तो अपन को रिलेशन से ही होगा, D इज इक्वल टू हाँ D2 अगर इज इक्वल मैक्सिमम टू अगर D। रख के देखो, बताएं क्या है कि आपके 80 नंबर के क्वेश्चन, 80 नंबर के जो भी आते हैं, 3 क्वेश्चन करने के लिए तो 3 यूनिट्स करनी है। बट बट प्रोसेस तो डिजाइनिंग की सब जगह सेम है। जैसे साफ्ट में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, टी निकाला था, ठीक है। तो टी प्योर प्योर टॉर्सन के केस में निकाला था टी। अब बेंडिंग एंड टॉर्सन दोनों को कंबाइंड किया तो हमने टी तब निकाला था। तो दो फार्मूला बना था, एक प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी से और एक बना था प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से। तो इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। जो स्टेप्स जिसमें दिए हुए हैं, जिस भी प्रोसेस में, चाहे शाफ्ट का हो चाहे लीवर का, उसको एक बार रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना हर्ष? यस सर। यस सर। इसको रटना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है, याद फाइनल जब एग्जाम होगा तो उसको एक बार देख कर जाना पड़ेगा, हाँ इसमें ये करना था, इसमें ये करना है, इसमें वो करना है, ठीक है ना। तभी हो पाएगा, नहीं तो यस सर। दूसरे का दूसरे में हो जाएगा। हाँ एक चीज और भी है कि स्टेप्स जब याद रहेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आगे वाला कर रहा है तो आपको पीछे वाला बैठा हुआ उसे पता चल जाएगा आगे वाला क्या कर रहा है, अगर आगे वाला सही कर रहा है तो। स्टेप्स वगैरह जब याद रहेंगे, फार्मूला वही सिंपल फार्मूला है स्ट्रेस का, शियर का, ठीक है ना। अटेंडेंस आप यस लोग सर। लगा लीजिए, अभी फिर मैं क्लास ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो दो तरह के लीवर है, पहले तो हैंड लीवर हमने पढ़ लिया, फुट फुट प्लेट लीवर पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लीवर है जो है बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर जो गवर्नर में यूज होता है, उसका न्यूमेरिकल पिछली बार आया होगा, बट ये भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसलिए इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो डायमेंशन सारे दिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सारा फार्मूला हमने पढ़ लिया। ये फुट लीवर इज 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ शाफ्ट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 100 न्यूटन। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है ये फुट लीवर के बारे में बात कर रहा है, तो हैंड लीवर फुट लीवर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये 1 मीटर दिया हुआ है, 100 mm है, 1000 mm, और 800 का ये न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे 800 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ P भी लिख लेंगे और लेंथ भी लिख लेंगे, ये जो L है लिख लिया इन्होंने। फाइंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ठीक है। देखो डायमेंशन ऑफ की पूछ रहा है, की के बारे में पूछ रहा है, तो की की डिजाइनिंग हमने ऑलरेडी पढ़ी है, तो कैसे लिखना है फार्मूला वो भी पता है। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर आर्म, ठीक है ना, ये जो आर्म दिया हुआ है इसका डायमेंशन पूछ रहा है। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर आर्म ऑफ फुट लीवर एट 60 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। कहने का मतलब यहां से 60 mm पे डायमेंशन क्या है, जो विड्थ के बारे में पूछ रहा है।
ठीक है ना। विड्थ ऑफ द आर्म 3 टाइम्स थिकनेस, ये दे रखा है ऑलरेडी। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर आर्म ऑफ फुट लीवर 60 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ शाफ्ट, एज्यूमिंग विड्थ ऑफ द आर्म इज 3 टाइम्स थिकनेस। विड्थ निकालना पड़ेगा, थिकनेस का दिया हुआ है तो 3 टाइम्स, तो बी तो आप निकालोगे तभी थिकनेस आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, देखो टेंसाइल दिया हुआ है सिग्मा टी, यहाँ पे सिग्मा टी दिया हुआ है, और अलाउएबल शियर स्ट्रेस 70 दिया हुआ है। अब सब कुछ दिया हुआ, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। अब देखो आप फार्मूला पता है, देखो फार्मूला भी पता रहेगा तो न्यूमेरिकल होता जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी मल्टीप्लाई एल, तो टॉर्क आ गया। फार्मूला आपको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ डी क्यू, शाफ्ट के केस में होता है, तो टॉर्क शाफ्ट पे ही लगेगा। देखो यहाँ पे टॉर्क लगाओगे तो टॉर्क शाफ्ट पे ही जाएगा, शाफ्ट पे जब टॉर्क जाएगा तो मानते हैं हम कि आइडियल केस से बीच में कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, ठीक है, मोमेंट का। ये फार्मूला लिख लिया इन्होंने, और ये फार्मूला को इसके इक्विवेलेंट कर लिया, तो शाफ्ट की डाया आते ही आपको सारी डाया मिली। D2 आ गया आपकी, बॉस की डाया 4.6 टाइम डी। इसमें और इजी है, इसमें क्या है, डिजाइन डेटा बुक से फटाफट लिखते जाना है। जो T2 होता है, देखो यहाँ पे ये थिकनेस की बात कर रहे हैं, T2 आप निकाल लिया 0.3 टाइम्स डी, ये भी निकाल लिया। L2 निकाल लिया, जो बॉस की लेंथ है, लेंथ ऑफ बॉस, ये L2 निकाल लिया। अब एक फार्मूला और पता है, जब D1 लिखते हैं पाई से डिवाइडेड बाय 16 टाउ D1 क्यूब लिखते हैं, एक फार्मूला में D1 लिखते हैं। देखो ये D1 मैंने यहाँ में D1 दिया है, इसके देखो इसमें D1 नहीं दिख रहा है आपको, जबकि इसमें दिख रहा है आपको, जब प्लान व्यू है, प्लान है ये, टॉप व्यू है, तो D1 निकाल लिया। D1 क्या है आपका, now considering the shaft under combined bending and twisting, the diameter of shaft at the center of the bearing D1 is given। देखो D1 जो होता है आपका, ये शाफ्ट की डाया होती है, और साथ साथ में मैंने बताया ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ है, ये D1 के इक्वल होता है, ये D1 के इक्वल होगा, ये जो दिया हुआ है ये पोर्शन, ठीक है। तो D1 भी निकाल लिया इन्होंने, फटाफट निकलते जा रहा है, कुछ करना ही नहीं है। और ये डायग्राम साइड में बना देना है आपको, एक बार डायग्राम बनाया जाता है, मैं तो हर स्लाइड में दिखाया हूँ डायग्राम इसलिए कि देखने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो की निकालनी है, देखो की यहाँ पे निकालनी है, तो एक की जो दिया हुआ है, देखो सीयर में क्या होगा, फोर्स जब लगाओगे तो ये वाला पोर्शन सीयर में आएगा, अंदर वाला, ये देखो कट के ऐसे कटेगा ये, तो अंदर की तरफ लेंथ और साथ में इसकी थिकनेस, तो लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, इसकी विड्थ W दी हुई है इतनी, तो ये एरिया हो गया, सीयर का मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गया, और यहाँ से यहाँ तक डाया का मल्टीप्लाई कर दिया, डाया का हाफ का रेडियस का, तो ये पूरा पूरा टॉर्क मिल गया। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है की के केस में। ये हो गया आपका W विड्थ, ये विड्थ हो गया आपका, अंदर की तरफ इसकी लेंथ L1 दिया होगा यहाँ पे कहीं, की लेंथ L1 है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है L1, तो W मल्टीप्लाई L1 विड्थ मिल गया आपको। उसके बाद सीयर का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या होता है की में सीयर होता है, तो सीयर हो गया, सीयर का मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस, वो होता है आपका टॉर्क। रेडियस कहाँ से मिलेगा, डायमीटर पूरा नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, डायमीटर का हाफ ले लिया यहाँ पे, ये हो गया, और ट्विस्टिंग मोमेंट आपने निकाल रखा है। तो आप देखो विड्थ दिया रहेगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है ना, दिया रहेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ ए की फॉर अ शाफ्ट, जिस शाफ्ट की डाया 40 mm होगी उसके लिए की डायमेंशन दी है, विड्थ दिया हुआ है और थिकनेस दी हुई है, ठीक है। आपकी डेटा नीचे ऊपर हो सकती है, आपकी डेटा हो सकती है 10 भी हो जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, प्रोसीजर होना चाहिए आपके पास, आपने प्रोसीजर क्या फॉलो किया है, विड्थ 12 रख दिया, टाउ 70 दिया हुआ है, डी आपने निकाला ये 40 डिवाइडेड अपॉन 2, L1 आ गया, की लेंथ आ गई। अब देखो जो L1 आता है वो L2 के इक्वल आता है इसमें, तो की देखो ये की होगी तो पूरे, देखो मैंने बताया था की पूरी होगी ना, की जो डायमेंशन होगी L2 के इक्वल होगी, तो L1 इज इक्वल टू L2, तो साथ साथ में L2 भी आ गया यहाँ पे। अब देखो इस विड्थ निकालनी है, ठीक है ना, अब दिया क्वेश्चन में विड्थ क्या है हमारी 3 टाइम्स T है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट 60 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ शाफ्ट। बेटा अपना ऑडियो बंद कर लो, आवाज आ रही है उधर से। देखो ये कह रहा है 60 mm
सेंटर से 60 mm बेंडिंग निकालनी है, तो आपको फार्मूला लिखना है, फोर्स लगाया, ये वाले जो डिस्टेंस मिलेगी आपको इस पे अप्लाई करना है। तो 1000 मल्टीप्लाई 60, तो ये फोर्स आ गया। ये फार्मूला जेड पता है आपको, ठीक है ना? तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपन जेड। एम पता है आपको, ये पता चल गया। जेड आपको पता है ये फार्मूला के थ्रू, ये हो गया। और ये सिग्मा टी टेंसाइल बेंडिंग दिया हुआ है 73 फुट कर दिया मैंने। तो आपका डायरेक्ट क्या है, टी आ गया, टी की वैल्यू आ गई 19 आ गई, 20 ले लिया इन्होंने, मल्टीप्लाई कर दोगे आप। यहाँ पे आप क्वेश्चन में दिया हुआ है जो बी है हमारी 3 टाइम्स टी है, जबकि स्टैंडर्ड वैल्यू में 4 टाइम्स या 5 टाइम्स थी। तो क्वेश्चन में दे रखा है 3 टाइम्स लेंगे, नहीं दिया होगा 4 टाइम्स ले लेंगे। तो ये आ गई आपकी विड्थ आ गई 60 mm, ठीक है? इस तरह से सारी चीजें निकल जाएंगी। Width of the arm is tapered while the thickness is kept constant. thickness तो constant होती है, देखो यहाँ पे width है तो वेरी कर रही है। Width of arm foot plate side में b/2 थोड़ी देर कम होती जाती है, तो इसके पास कह रहा है कितनी होगी, तो b/2 होगी, तो b1 की वैल्यू b/2। तो सॉल्व हो गया, इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है? अब दूसरा न्यूमेरिकल, अब ये वाला क्रैंक लीवर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कल 9:30 बजे से क्लास जो होगी। मनीष सुथार, मनीष सुथार, प्रज्ञेश आचार्य, प्रमोद कुमावत। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सो रहे हो तुम लोग? नहीं सर, आ रहा है, वो मैं थोड़े दिनों बाद आया हूँ ना। थोड़े दिन बाद ही आओगे तुम्हें, बैक के एग्जाम खत्म हो गए तुम्हारे? हाँ, बैक का एग्जाम खत्म हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्लास कल होगी, क्रैंक लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे उस, ठीक है ना? ये क्रैंक लीवर है, और दूसरा एक है आपका बेल क्रैंक लीवर है। तो क्रैंक लीवर के अंदर बेल क्रैंक लीवर भी होगा, ये सारा डिस्कशन होगा कैसे इसको सॉल्व करना। कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल ही है, ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ है। ये वो रिवाइज करने के बाद सारा सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला सब में जब से पढ़ते आ रहे हो, सिमिलर फार्मूला अप्लाई किया हमने, आप भी वैसे ही अप्लाई करोगे और ट्राई करोगे।